जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लो परिवार लॉजी भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके लो परिवार में। देखिए एमसीक्यू की आज दूसरी क्लास लेकर आए हम। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि हमने बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक एमसीक्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, जो आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और जिससे कि आपको नया बैरेक्ट पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके प्ले लिस्ट में से हमारी पहली क्लास देख सकते हैं, जो आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय न्याय संहिता का कौन सा अध्याय दंड के विषय में प्रावधान करता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा चैप्टर है जो पनिशमेंट के बारे में बताता है। ठीक है ना, तो देखिए जो बीएनएस का चैप्टर 2 है, ठीक है, यानी कि चैप्टर 2 जो बात करता है वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आईपीसी की, तो आईपीसी में ऐसा कौन सा चैप्टर था जो पनिशमेंट के बारे में बात करता था। देखिए आईपीसी का जो चैप्टर था वो चैप्टर 3 था। ठीक है, यानी कि चैप्टर 3 आईपीसी पहले क्या करता था, आपका जो पनिशमेंट के संबंधित जो विषय दे रखे थे वो चैप्टर 3 उसके बारे में प्रावधान करता था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 का चैप्टर 2 अब दंड के विषय में प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड के विषय में प्रावधान का विस्तार किस धारा से किस धारा तक दिया गया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो आपके जो दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं वो किस धारा से किस धारा तक दिए गए हैं, यानी कि बीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बीएनएस के सेक्शन 4 से लेकर 13 यानी कि धारा 4 से लेकर 13 तक आपके दंड के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि जो बीएनएस का आपका सेक्शन 4 है और 4 से लेकर आप 13 यानी 13 तक जाएंगे तो आपको वहाँ सिर्फ दंड के बारे में प्रावधान मिलेगा। ठीक है, कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दंड हैं, उसके लघुकरण के बारे में या उसके आजीवन कारावास के लघुकरण के बारे में, ये सब कुछ ही मतलब उसको माफ़ी के बारे में जो भी कुछ है वो आपका 4 से 13 के बीच में मिलेगा। ठीक है, और आईपीसी आपने पढ़ा हो तो आप आईपीसी के बारे में आपको पता होगा कि आईपीसी में ये इस बारे में प्रावधान क्या किया गया था। ठीक है, तो देखिए आपको चैप्टर तो मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आईपीसी के अध्याय 3 के सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 यानी कि धारा 53 से लेकर धारा 75 तक आपके जो दंड के विषय में प्रावधान का जो विस्तार था वो किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि धारा 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जुर्माना, निर्वासन, सामुदायिक सेवा या कारावास। ठीक है, तो देखिए जो दंड नहीं दिया जा सकता वो है निर्वासन। जब आप आईपीसी पढ़ते थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो वहाँ भी निर्वासन का दंड नहीं दिया जा सकता था। ठीक है ना, और वहाँ पे सेक्शन 53 में आपके दंड के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास का अर्थ है। ये पूछ रहा है कि जो आजीवन कारावास होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आजीवन कारावास, जैसा कि देखिए आजीवन कारावास जो होता है वो होता है संपूर्ण जीवन के लिए कारावास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी कि देखिए आपने एक केस पढ़ा होगा जीवी गॉडसे वर्सेस स्टेट का केस पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि जो आजीवन कारावास होता है वो संपूर्ण जीवन के लिए कारावास होता है। ठीक है ना, जब तक व्यक्ति की मृत्यु कायित ना हो जाती है जब तक के लिए कारावास, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो तब तक के लिए कारावास होता है। ठीक है ना, तो आजीवन कारावास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो संपूर्ण जीवन के लिए कारावास होता है। ठीक है, अब देखिए बात आपने जैसे देखिए आईपीसी का फलाना जो सेक्शन था सेक्शन 58, ठीक है, जो बात करता था कि दंडादेशों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ से आप कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर उसको बारे में पूछेगा तो वह साफ साफ देगा कि भिन्नों की गणना करने में दंडादेश को कितना समझा जाएगा। ठीक है, अगर आपसे साफ साफ वो पूछता है कि आजीवन कारावास का अर्थ क्या है, तो आपके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आजीवन कारावास का जो अर्थ है वो संपूर्ण जीवन के लिए कारावास है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है,
तो देखिए पहले में है कि सरकार, जो 25वां क्वेश्चन है, तो पहले में सरकार को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो देखिए सरकार को जो डिफाइन किया गया है वो आपका सेक्शन 212 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और स्वेच्छापूर्ण को कहाँ आपका परिभाषित किया गया है, तो वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 में, ठीक है। अब सी है इसका विश्वास करने का कारण कहाँ क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपका सेक्शन 2 के सब क्लॉज 29 में, ठीक है। अब स्थानीय विधि यानी कि आपका जो लोकल लॉ है वो कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है आपका सेक्शन 218 में, ठीक है। अब देखिए तो इसके आप मिला सकते हैं कि ए जो आपका है, ए का क्या हुआ 212 यानी कि ए का थर्ड, ठीक है। बी का कौन सा हुआ, बी का हुआ आपका फर्स्ट, ठीक है। सी का हुआ आपका कौन सा 4 और डी का आपका सेकंड, यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शंस बी यानी कि सरकार, ठीक है। अब देखिए इन्हीं सेक्शनों को हम थोड़ा आईपीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीसी में देखिए कहाँ दिए गए थे, ठीक है। अगर देखिए आईपीसी में सरकार शब्द को जो आईपीसी में डिफाइन किया गया था वो क्या कहा दिया था 17 में, ठीक है। और जो आपका स्वेच्छापूर्ण जो शब्द था उसको आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया था उसको डिफाइन किया गया था आपका 39 में, ठीक है। और आपका जो विश्वास करने का कारण शब्द को डिफाइन किया गया था 26 में, ठीक है। और स्थानीय विधि को आपका डिफाइन किया था 42 में, ठीक है ना। यानी कि आईपीसी के सेक्शन 17 में आपकी सरकार को डिफाइन किया गया था, गवर्नमेंट को, लेकिन जो आपका जो स्वेच्छापूर्ण शब्द है उसको सेक्शन 39 में डिफाइन किया गया था, और जो आपका विश्वास करने का कारण है उसको सेक्शन 26 में, और जो स्थानीय विधि है उसको 42 में डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया, ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन जो सही था वो था ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इसमें जो 3 है वो सही है लेकिन एक इसमें से गलत है, ठीक है। पहला कि धारा 30 सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना, दूसरा है धारा 33 तुच्छ हानि कायद करने वाले, ठीक है, अपराध, तो ये ठीक है। ये ठीक है आपका, ठीक है ना। धारा 5 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, ये भी ठीक है। धारा 5 समुचित सरकार की परिभाषा, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा ये है, तो ये पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब देखिए ये तो थी बीएनएस की बात, ठीक है। अब यही सेक्शन जो आपका आईपीसी में जो दिए गए थे वो आईपीसी में कहाँ दिए गए थे, ये जो आपके ऑप्शन दिए गए थे, देखिए सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना कहाँ दी गई थी आपका, वो 93 में दी गई थी, ठीक है। और ये कह रहा तुच्छ हानि कायद करने वाले अपराध, वो कहाँ दिए गए थे आपका 95 में दिए गए थे, ठीक है। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, वो आपको कहाँ दिया गया था, वो दिया गया था आपका 55 में, ठीक है। और समुचित सरकार की जो परिभाषा दी गई थी वो दी गई थी आपका सेक्शन 55A में, ठीक है। यानी कि आईपीसी के सेक्शन 93 में आपको सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना दी गई थी, और तुच्छहानि करने वाले अपराध कहाँ दिए गए थे 95 में दिए गए थे, और आजीवन कारावास दंड का लघुकरण 55 में दिया गया, तो समुचित सरकार की परिभाषा 55A में दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या था कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। वही सेक्शन 33 में आपका तुच्छ हानि करने वाले अपराध दिए गए हैं, धारा 5 में लघुकरण दिया गया, और धारा 5 में आपका समुचित सरकारी परिभाषा दी गई है, ठीक है। यानी भारतीय, तो देखिए जो सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना कहाँ दी गई, वो बीएनएस के सेक्शन 31 में दी गई है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दंडादेश के भिन्न के संदर्भ में प्रावधान करती है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आईपीसी का सेक्शन आपने 58 पढ़ा था, ठीक है, जो बताता है कि जब देखिए आपको पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि जब आपसे पूछा जाए कि जो आजीवन कारावास होगा वो कितनी अवधि के लिए होगा। ठीक है, तो उसका देखिए जो सामान्य नियम है, जो सामान्य बात है वो यही है कि जो आजीवन कारावास आपका होगा वो संपूर्ण जीवन के लिए होगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो सेक्शन 58 है वो इसमें क्या प्रावधान करता है कि दंडादेश के आजीवन कारावास के संदर्भ में दंडादेश के भिन्नों की गणना करते समय आजीवन कारावास को क्या समझा जाएगा, 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है, ये आईपीसी के सेक्शन 58 में किया गया था प्रावधान। ठीक है, लेकिन अब वही सवाल देखिए यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दंडादेश के भिन्न के संदर्भ में प्रावधान करती है। ठीक है, तो देखिए बीएनएस की धारा यानी कि जो आपका जो बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 3 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी कि धारा 3, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 दंडादेश के भिन्न के संदर्भ में क्या करती है, वो प्रावधान करती है। ठीक है, और आईपीसी की धारा 58 दंडादेश के भिन्न के संदर्भ में प्रावधान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना और सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करने की दिशा में किस भांति का कारावास आरोपित कर सकेगा। ठीक है, देखिए जब आपने आईपीसी पढ़ा था तो आईपीसी में आपका बस एक शब्द था, कौन सा था, वो शब्द जुर्माना। ठीक है, यानी कि आईपीसी का सेक्शन 67 सॉरी, लेकिन अब बीएनएस में देखिए जुर्माने के साथ एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, कौन सा जोड़ दिया जाता है, आपका सामुदायिक सेवा। अब ये पूछ रहा है कि जो न्यायालय जुर्माना और सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करने की दिशा में। ठीक है, यानी आपको जुर्माना या सामुदायिक सेवा के लिए बोला जाता है और आप उसको नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उससे बचना चाहते हैं, बचते हैं, तो आपको न्यायालय फिर किस भारतीय कारावास दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इस दशा में जो आपको कारावास देगा वो सिर्फ कारावास आपका सादा होगा। ठीक है, केवल सादा कारावास आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, और आईपीसी में भी ये कारावास कैसा था, आईपीसी में भी ये कारावास सादा ही था। ठीक है, लेकिन जो कारावास दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए वहाँ पर क्या था कि आपके जो जुर्माना के संबंध में प्रावधान किए गए थे वो सेक्शन 63 से लेकर 67 तक किए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका जो बीएनएस है, बीएनएस में वो प्रावधान जो आपका डाल दिया गया है वो सेक्शन 8 में डाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो जुर्माना और सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करने की दिशा में निम्नलिखित किस भारतीय कारावास आरोपित कर सकेगा, और ये प्रावधान कहाँ है आपका, धारा 8 के सब क्लॉज 5 में। ठीक है, जब बीएनएस का जब सेक्शन 8 का सब क्लॉज 5 पढ़ेंगे तो बताया गया है कि जब आप पर जुर्माने और सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम करने की दिशा में, मतलब आपको जब जुर्माना और सामुदायिक सेवा के लिए आपको दोषी ठहराया जाता है और आप उसको नहीं करते हैं, उससे चूक करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो न्यायालय आपको कारावास आरोपित कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कारावास कैसा होगा, कारावास वो सिर्फ सादा होगा। ठीक है ना, जब आप देखिए सेक्शन 53 पुराना जब पढ़ते थे या सेक्शन इसका 3 जो पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि सॉरी सेक्शन 4 जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो कारावास था वो सादा या कैसा होगा, वो सादा या कठोर होगा। ठीक है, लेकिन जो हम ये बता रहे हैं वो क्या बता रहा है कि जो आपको जो कारावास दिया जाएगा वो केवल सादा दिया जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सफल अभियोजन का परिणाम क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए जब किसी व्यक्ति का, ये व्यक्ति है, ठीक है, अब इसका अभियोजन चल रहा है। ठीक है, अब अभियोजन में क्या हुआ, जो हम दूसरी पार्टी होती है, मतलब जो आपका सरकारी वकील होता है, ठीक है, जिसको हम एपीओ बोलते हैं, या उसके द्वारा इसका क्या किया, अभियोजन किया गया। ठीक है, अभियोजन के द्वारा जब उसका अभियोजन किया जाता है और उसमें क्या होता है कि जो अभियोजन अधिकारी होता है सफल हो जाता है। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए एक सफल अभियोजन का जो परिणाम होता है वो सदैव दोष सिद्धि होता है। ठीक है, और आईपीसी में भी ये सवाल था। ठीक है, आईपीसी में भी आपका ये सेम ही इसका आंसर था, यानी कि एक सफल अभियोजन का परिणाम सदैव दोष सिद्धि ही होगा। ठीक है, एकांत परिरोध और एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि बीएनएस
कि किस धारा से किस धारा में एकांत परिरोध के बारे में व्यवधान किया गया है। ठीक है, तो देखिए बीएनएस का जो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 यानी धारा 11 और 12 यानी धारा 11 और 12 एकांत परिरोध के बारे में व्यवधान करते हैं। ठीक है, यानी एकांत परिरोध को यहाँ परिभाषित किया गया है, यहाँ पर उसकी अवधि के बारे में व्यवधान किया गया है। ठीक है, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आईपीसी में एकांत परिरोध के बारे में व्यवधान कहाँ किया गया था, तो देखिए आपको याद होगा कि जो आईपीसी का सेक्शन 73 और 74 क्या करते थे, एकांत परिरोध के बारे में बात करते थे। ठीक है, एकांत परिरोध की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, अधिक से अधिक वो 3 माह होती है। ठीक है, यानी कि 3 माह की अवधि से अधिक का समय एकांत मतलब आपको कारावास नहीं दिया सकता। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि वो ये पूछ लिया जाता है कि एकांत कारावास कैसे, मतलब एकांत जो कारावास दिया जाता है वो किस प्रकार के कब दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एकांत कारावास हमेशा जो कठोर कारावास जिन लोगों को दिया जाता है उन लोगों को ही एक एकांत कारावास दिया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा विरल से विरल परिस्थितियों में दिया जाता है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आराम से आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति बन गई है कि माँ एकांत कारावास देना आवश्यक हो गया तो वहीं यह कारावास दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी अवधि किसी भी सूरत में 3 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए, यानी कि सेक्शन 11 और 12 एकांत परिरोध के बारे में प्रावधान करते हैं। ठीक है, और आपका जो आईपीसी था, आईपीसी के सेक्शन 73 और 74 एकांत परिरोध के बारे में आपका प्रावधान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है। ठीक है, अभी आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो एकांत परिरोध की जो अवधि होगी कितनी होगी, वो 3 माह होगी। ठीक है, यानी कि 3 माह आईपीसी के सेक्शन 73 और 74 और बीएनएस का सेक्शन 11 और 12। ठीक है, यानी कि एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी, एकांत परिरोध की अवधि सिर्फ 3 माह होगी। ठीक है, अधिक से अधिक ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व दोषसिद्धि के लिए भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा ... के अधीन वर्णित दंड है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 75 आपने पढ़ा होगा, एक सेक्शन 75 जो बताता है कि पूर्व दोषसिद्धि के लिए जो भारतीय न्याय संहिता तो पूर्व दोषसिद्धि के लिए जो आईपीसी है आपकी, ठीक है, तो धारा 75 के अधीन उसमें क्या था, वर्णित दंड दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो आपका अब बीएनएस है तो यही प्रावधान बीएनएस में आपको कहाँ कर दिया गया है, ये प्रावधान आपका सेक्शन 13 में ये प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, यानी सेक्शन 13, यानी कि सेक्शन 13 में क्या कर दिया गया कि पूर्व दोषसिद्धि के लिए जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 13 थी उसके अधीन वर्णित दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आईपीसी में ये प्रावधान कहाँ किया गया था, आईपीसी में ये प्रावधान आपका 75 में दिया गया था। ठीक है ना, और देखिए जब आपसे पूछा जाता है कि दंड के संबंध में प्रावधान किस धारा से किस धारा तक दिया गया है, ठीक है, तो उसकी बीएनएस की जो अंतिम धारा है वो सेक्शन 13 है और आईपीसी की जो अंतिम धारा है वो सेक्शन 75 है। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपके बीएनएस में कुल कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो देखिए बीएनएस में जो आपके चैप्टर हैं 20, तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। ठीक है, और आईपीसी में आपको पता ही होगा कि आईपीसी में आपके कितने चैप्टर थे, आईपीसी में आपके चैप्टर थे 23। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। बीएनएस में वो चैप्टर पूछा जाता है तो बीएनएस में जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हैं 20, और जो आईपीसी है आईपीसी में आपके चैप्टर थे 23 यानी कि 23। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है इनको मिलाना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है पहला है कूटकरण। ठीक है, तो कूटकरण आपका कहाँ दिया गया, कूटकरण दिया गया आपका बीएनएस के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 4 में। ठीक है, कूटकरण क्या गया सेक्शन 2(4) में। ठीक है,
और ये पूछा दंडादेश की भिन्न, यानी जो दंडादेश की भिन्नों की गणना करने में कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा। ठीक है, वो कहाँ दिया गया है आपका, वो दिया गया सेक्शन 6 में। ठीक है, सामान्य न्याय से आपका कहाँ दिया गया है, सामान्य न्याय से दिया गया आपका सेक्शन 3 के सब क्लॉज 5 में। ठीक है, और सामान्य उद्देश्य कहाँ दिया गया आपका, सामान्य उद्देश्य जो दिया गया है वो दिया गया आपका 190 में। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, कूटकर्ण यानी 24 में, तो 24 यानी ए का दूसरा और बी का तीसरा, ठीक है, और सी का 4 और डी का फर्स्ट। ठीक है, यानी कि आपका ए का कौन सा हुआ, ए का हुआ सेकंड, और बी का हुआ आपका कौन सा, बी का हुआ आपका थर्ड, और सी का कौन सा हुआ, सी का हुआ आपका डी। ठीक है, और डी का कौन सा हुआ आपका, डी का है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, तो देखिए ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर होगा सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सेक्शनों को थोड़ा हम आईपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आईपीसी में ये सेक्शन का प्रावधान कहाँ किया गया था। ठीक है, तो देखिए आईपीसी में जो कूटकर्ण शब्द जो आपका दिया गया था वो दिया गया था 28 में। ठीक है, और जो आपका दंडादेशों के भिन्न की गणना करने के बारे में दिया गया था वो सेक्शन 58 में दिया गया था। सर क्या, जो आपका कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय जो दिया गया था वो 34 में दिया गया था, आपको पता ही होगा। और जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य जो दिया गया था वो सेक्शन 149 में दिया गया था। ठीक है, ये आपका आईपीसी के सेक्शन है। आईपीसी में कूटकर्ण शब्द को आपका धारा 28 यानी 28 में परिभाषित किया गया था, और दंडादेशों की भिन्नों की गणना करने में कारावास को 20 वर्ष के तुल्य समझा जाएगा, वो सेक्शन 58 आईपीसी में बताया गया था। कॉमन इंटेंशन आपका 34 में था और सामान्य उद्देश्य आपका 149 में था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन था, ऑप्शन कौन सा था इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिनियम संख्या क्या है। ठीक है, तो देख कभी कभी सवाल पूछते लेता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप किसी देखिए किसी जब एक्ट को पढ़ना चालू करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको हमेशा उसका अधिनियम संख्या हमेशा पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आईपीसी की जो अधिनियम संख्या थी यानी एक्ट जो नंबर था वो क्या था, वो था आपका 45। ठीक है, लेकिन जो बीएनएस है 2023 उसकी जो एक्ट संख्या है वो भी आपका 45 ही है। ठीक है, यानी आईपीसी का भी आपका 45 था और जो आपकी बीएनएस है उसका भी 45 है। तो यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो अधिनियम संख्या है वो कौन सी है, वो 45 है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा ... कहते हैं कि जुर्माने की रकम असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं है। ठीक है, यानी ये कह रही है कि जो जुर्माने की रकम जो होगी वो अत्यधिक हो सकती है लेकिन वो असीमित नहीं होगी, यानी सीमित होगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आईपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आईपीसी में जब आपने सेक्शन 33 पढ़ा होगा 63 जो जहाँ बताया गया था कि जो जुर्माने की जो रकम होती है, जुर्माने की रकम अत्यधिक होगी लेकिन वह असीमित नहीं होगी। ठीक है, जुर्माने की रकम असीमित होगी लेकिन वो अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, इतनी नहीं होगी कि आदमी उसको दे ना पाए। ठीक है, अब देखिए ये तो आया था आईपीसी में। अब ये पूछ रहा है कि जो बीएनएस है, ये बीएनएस में इसका प्रावधान कहाँ किया गया। ठीक है, यानी सेक्शन पूछ रहा है। तो देखिए बीएनएस में जो इसका जो प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 8 है उसकी उपधारा 1 यानी कि बीएनएस के सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 में आपका क्या किया गया, जुर्माने की रकम असीमित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाता है। ठीक है, यानी आपको याद रखना है ऑप्शन सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका आईपीसी का सेक्शन 33 से जो 63 से 67 तक था वो बीएनएस में आपका सेक्शन 8 में ही प्रावधान कर दिया गया है, उसको सब क्लॉज बना के, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4 में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 20 संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो पूछ रहा है ये सेक्शन 20 यानी बीएनएस का जो आपका जो सेक्शन
20 है वो किससे संबंधित है? देखिए बीएनएस का जो सेक्शन 20 संबंध है वो आपका रिपील एंड सेविंग यानी कि निरसन और व्यावर्ती से संबंधित है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सी, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 20 संबंधित है वो किससे संबंधित है? रिपील एंड सेविंग से। और दूसरी बात क्या है कि जो आपका सेक्शन ये 20 है वो आपका बीएनएस का सबसे अंतिम चैप्टर है। ठीक है, यानी कि लास्ट चैप्टर कौन सा है आपका? लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है? लास्ट चैप्टर आपका अध्याय 20 है, यानी कि अध्याय 20 आपका निरसन व्यावर्ती से संबंधित है। यानी कि जो आईपीसी को जो आपका रिपील करेगा, उसको सेविंग करेगा, वो कौन सा चैप्टर करेगा? चैप्टर 20 करेगा। ठीक है, यानी चैप्टर 20 में कौन सी धारा दी गई है? तो देखिए चैप्टर 20 में जो आपकी धारा दी गई है वो धारा 358 यानी 358 दी गई है, यानी कि आपका बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 358 अध्याय 20 निरसन एवं व्यावर्ती के संबंध में प्रावधान करती है। ठीक है, अब देखिए इसने पूछा था कि अध्याय संबंधित है। ठीक है, अब ये कौन सा था? बीएनएस का अंतिम अध्याय था। अब बात करते हैं आईपीसी का अंतिम अध्याय कौन सा था? जो लास्ट चैप्टर था आईपीसी का वो क्या था? वो चैप्टर 23 था जिसमें प्रावधान किया गया था पर्यटन के बारे में, जिसका सेक्शन था 511 यानी धारा 511 चैप्टर 23 आईपीसी। ठीक है, लेकिन देखिए आईपीसी में एक और चीज़ थी कि आईपीसी में निरसन और व्यावर्ती के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है ना, यानी कि आपका जो रिपील के संबंध प्रावधान था वो आईपीसी में नहीं बताया गया था। ठीक है, लेकिन जो बीएनएस है इसमें ये नई चीज़ जोड़ी गई है, कौन सा? रिपील और निरसन। और जोड़ना इसमें आवश्यक क्यों हो गया है? क्योंकि देखिए जब बीएनएस लागू होगा पूरी तरह से तो ये आईपीसी को क्या करेगा? आईपीसी को ये रिपील करेगा। ठीक है, जब आईपीसी को रिपील करेगा तो जो नया एक्ट आता है उसमें कैसे धारा या अध्याय जोड़ा जाता है जो पुराने एक्ट को क्या करता है? रिपील कर देता है। ठीक है, लेकिन आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आईपीसी का जो लास्ट चैप्टर था वो चैप्टर 23 था यानी 23 था, जो सिर्फ आपराधिक पर्यटन के बारे में प्रावधान करता था, जिसका सेक्शन था 511। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि शॉर्ट टाइटल इसका जो नाम है वो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भारतीय दंड संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड विधि 2023। ये पूछा है कि जो आपका ये जो अधिनियम बना है इसका नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीएनएस 2023। ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, अब आईपीसी का संक्षिप्त नाम क्या था? आईपीसी का जो संक्षिप्त नाम था वो था भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, यानी कि आईपीसी का अगर नाम पूछा जाए कि आईपीसी का संक्षिप्त नाम क्या है तो उसका संक्षिप्त नाम है भारतीय दंड संहिता 1860 और बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, सेक्शन 39 क्या है? क्वेश्चन 39 है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 संबंधित है। ये पूछ रहा है कि सेक्शन 2 किस चीज़ से संबंधित है? जो आपका सेक्शन 2 जो संबंधित है वो आपका डेफिनेशन क्लॉज है, यानी कि परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो इतनी भी आपकी परिभाषा दे रखी है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत दे रखी है। ठीक है, यानी कि बीएनएस का सेक्शन 2 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो परिभाषा से संबंधित है, यानी कि ये डेफिनेशन क्लॉज इसमें ही दे रखी है सारी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आईपीसी में डेफिनेशन क्लॉज कहाँ दे रखी थी, तो देखिए बीएनएस की धारा 2 और आईपीसी का अध्याय 2, यानी कि आईपीसी के अध्याय 2 में डेफिनेशन दी गई थी, क्योंकि मान देखिए सब क्लॉज में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, वहाँ सब सेक्शन वाइज आपका डेफिनेशन दिए गए थे। ठीक है, लेकिन वही चीज़ बीएनएस में क्या किया है? बीएनएस में एक सेक्शन 2 बना के सब क्लॉज के अंतर्गत उन सभी सेक्शनों को डाल दिया गया है। ठीक है, यानी कि बीएनएस की धारा 2 में आपकी सभी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, आप जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, लेकिन आईपीसी का जो अध्याय 2 है यानी कि आपका सेक्शन 6 से लेके 52A तक, ठीक है, ये आपका क्या था? डेफिनेशन क्लॉज था। लेकिन सेक्शन 2 बीएनएस, तो देखिए इस प्रकार आपको याद होता है कि बीएनएस का सेक्शन 2 और आईपीसी का अध्याय 2 चैप्टर 2 किससे संबंधित है? वो सिर्फ डेफिनेशन के संबंधित है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं दी गई हैं। ये बोल रहा है कि टोटल सेक्शन इन BNS। तो भारतीय न्याय संहिता 2000 में कुल कितनी धाराएं दी गई हैं, तो आपको पता होगा कि देखिए BNS में जो धाराएं दी गई हैं वो धाराएं दी गई हैं 358। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि IPC में आपका कितनी धाराएं दी गई थी, तो देखिए IPC में जो आपका धाराएं दी गई थी वो 511 धाराएं दी गई थी। ठीक है, यानी कि IPC में जो धाराएं थी वो 511 थी, और संहिता में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कितनी धाराएं हैं, वो धाराएं 358। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।